सबसे पहले हम एक जन्म पत्री बनाते हैं और जन्म पत्री में देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भावों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। आपने इस कुंडली को देखा तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में जो कुंडली में केंद्र स्थान है, जिसे आप भाव नंबर 1, 4, 7 और 10 बोलते हैं, मतलब ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि इस स्थान पर बैठने वाले ग्रह को शक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है त्रिकोण भाव। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव हैं। इन भावों से हमें शुभता प्राप्त होती है। शुभता यानी कि जो ग्रह बैठता है उसको यह भाव शुभ बनाने का कार्य करता है। अब क्या ये वास्तव में स्थिति ऐसी ही रहती है, तो उसको आगे चल करके हम पढ़ेंगे। बेसिक रूप से आपने अभी यही समझना है कि हमें ताकत कहाँ से मिलती है और शुभता कहाँ से मिलती है। शुभता का अर्थ होता है सहजता, सरलता, आनंद, ये सब चीज, यानी वो कार्य जो आसानी से हो जाए, सहज हो जाए और जिस कार्य को पूरा होने के बाद आनंद की अनुभूति हो, वो शुभ कार्य है। क्या बात आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे डाउट था एक। डाउट क्या था, जल्दी बताओ। सर पहले स्थान को केंद्र त्रिकोण दोनों गिनाते हैं। हाँ। और सर आपने कल बताया था कि अगर कोई आपका ग्रह त्रिकोण में हो तो वो कम मेहनत में उसके कारकत्व का अकारकत्व चीजों का फल देता है, और अगर वो केंद्र में हो तो उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर उसको फल पूरा मिलता है। तो वो अगर लग्न स्थान में रहा
वो केंद्र त्रिकोण दोनों होता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या फल देगा वो? इसीलिए इसका तो कि मेहनत करना इसका चाहिए। तात्पर्य ये है, सिंपल सी बात है, जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में आएगा उसको दोनों तरह के लाभ मिल गए, यानी कि वह ग्रह शक्तिशाली भी हो गया और वह ग्रह शुभ भी हो गया। इसीलिए कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो सबसे ज्यादा उत्तम और पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसके पास केंद्र की शक्ति भी है तो त्रिकोण की शुभता भी है। जो भी ग्रह ध्यान रखेगा लगन में आ जाएगा, उसे भूल कर भी कमजोर ना समझें, चाहे वो नीच राशि में ही क्यों ना बैठा हो, क्योंकि वो कुंडली के 12 भाव में से ऐसे स्थान पर बैठा है जो सर्वाधिक शक्ति रखता है, 12 के 12 भाव में सर्वाधिक शक्तिशाली है। समझ गए बात को? वो हम फिर आगे बताएंगे कि किस प्रकार से। अभी हमारी चर्चा चल रही है कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वां। ये भाव है जो हमें शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। 1, 5, 9 शुभता देते हैं और साथ में 6, 8 और 12 भाव, इन्हें दुस्थान कहा जाता है। दुस्थान का मतलब दुखों का स्थान, यानी ये वो स्थान है जहां से दुख निकलते हैं, दुख प्रकट होते हैं। अब दुखों वाली जगह पर कोई ग्रह जाएगा तो वो भी तो दुखी महसूस करेगा, वो सुख महसूस नहीं करेगा। ये हम जनरल बातचीत कर रहे हैं, अभी हम कॉम्बिनेशंस में नहीं जा रहे। आगे जाकर के ये थोड़ी पलट जाएगी जब हम आगे पढ़ेंगे, पर आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, क्योंकि आसान बनाने के लिए चीजों को ये सर्वोत्तम साधन है। अब सबसे पहले हम जब इस संसार में आते हैं, आने के बाद जैसे ही हम अपना होश संभालते हैं, हमें समझाया जाता है तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है? यहाँ पर दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। क्या? नंबर 1, लोक व्यवहार, इस संसार में रहने के लिए लोगों से कब, कहां, क्या और कैसे व्यवहार करना है। और दूसरा, रोजगार की प्राप्ति। दो चीजों के लिए हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और अगर इससे भी आगे हम क्वेश्चन पूछें, क्यों भाई हम रोजगार क्यों करें? रोजगार कोई भी हो, चाहे आप अपना काम करें, चाहे आप अपना व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, पर उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो सिंपल, धन अर्जित करना। अब ये इंसान का सबसे बड़ा प्रश्न है, आज के युग का सबसे बड़ा प्रश्न है कि धन कैसे आए। यही है ना, आप जब ज्योतिषी बनेंगे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही होगा कि पंडित जी, धन कैसे आए, कब आए, क्यों आए, रास्ता सुझाएं। यही प्रश्न होगा। हर आदमी धन के लिए मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि धन एक ऐसी चीज है, एक वस्तु है आज के युग में। और मैं आज का युग नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा युगों युगों से धन एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन का, इस संसार में रहने के लिए सर्वाधिक सुख और रिलैक्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी अमीर होना चाहता है। कमाल की बात, इस संसार में सभी अमीर होना चाहते हैं, पर अमीर हैं कितने? 20% लोग ही इस संसार में अमीर हैं। बाकी 30% लोग कौन से हैं? 30% लोग वो हैं जो न अमीर हैं न गरीब हैं। बाकी के 50% लोग जो गरीब हैं। इतना बड़ा गैप है,
100 करोड़ लोग, 100 चाहते हैं कि हम अमीर बने, परंतु बनते हैं केवल 20 करोड़। यही आज की कक्षा में हमने सीखना है, कौन लोग हैं जो अमीर बनते हैं। इसको हम कुंडली से कैसे समझें? आज ही आपको प्रेडिक्ट करना हो कि कौन आने वाले समय में अमीर बनने वाला है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? बहुत आसान टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, सो सिंपल। चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। आइए फिर से एक बार कुंडली बनाते हैं। ये नोट कर लो, बड़ा अद्भुत सूत्र है। पहले भाव में लक्ष्मी, दूसरे भाव में सरस्वती और तीसरे भाव में मां काली। तो आपने नोट कर लिया, सो सिंपल। फर्स्ट हाउस लक्ष्मी, सेकंड सरस्वती, तीसरा मां काली। जो इन तीनों का सदुपयोग करना जानता है वही लक्ष्मीवान बनता है। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 3 देवियों का सदुपयोग करना जानता है, केवल और केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मीपति बनेगा। कैसे? अब आइए इसको हम समझते हैं। अच्छा, ये तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये नहीं पता कि पहले भाव से हम क्या क्या चीज देखते हैं। ये तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नहीं है। चलिए, आप जब भी ज्योतिष को सीखना हो तो ज्योतिष में किसी हाउस की कोई एक चीज पकड़ लेनी चाहिए और उसी का आधार मान करके उस हाउस को समझ लेना चाहिए। चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। पहला भाव जहां पर मैंने लक्ष्मी लिखा है, एक्चुअली में अभी तक हमने तो समझा है ये बुद्धि स्थान है। यही समझा ना? बुद्धि स्थान है, इतना सभी को मालूम है। वेरी नाइस। चलिए, पहले भाव से बुद्धि देखी जाती है, यानी अमीर बनने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए। पर बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित होते देर नहीं लगाती। इसलिए केवल बुद्धि का होना व्यक्ति की जिंदगी की तरक्की का कोई सूत्र नहीं है। बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मां लक्ष्मी के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे 4 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे। इंसान के ब्रेन को 4 स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। जब वो लक्ष्मी के दरवाजे तक पहुंचेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने का। सबसे पहला स्टेप है बुद्धि। दूसरा नंबर का स्टेप है बुद्धि की शुद्धि। तीसरा स्टेप है जो शुद्धि हुई है उसकी वृद्धि। भाई शुद्ध तो कर लिया, अब उसको बढ़ाओ। जितना चीज आपने शुद्ध की है उसकी वृद्धि कर दो। और जब आपको ये कला आ जाती है बुद्धि को शुद्ध करने की और शुद्धि से वृद्धि करने की,
तो आपको प्राप्त होती है सिद्धि। बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि जब आपका फर्स्ट हाउस काम करता है। और कौन? मां लक्ष्मी बरसती है। अभी मां लक्ष्मी हमारे जीवन में क्या है? क्या ये वही है जो तस्वीर में जो देवी खड़ी है? और अगर लक्ष्मी के सूत्र को समझना है तो आपके घर में रखी हुई मां लक्ष्मी की तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। और कमाल की बात तो ये है, हमने आज तक उसको नहीं देखा था, बड़े ढंग से नहीं देखा। सिर्फ इतना देखा है, कोई सुंदर महिला खड़ी हुई है जिसका चेहरा दमक रहा है और स्वर्णिम आभा उसके चारों तरफ है, सोने की आभा बिखरी हुई है। और एक हाथ से धन उसका नीचे की तरफ जा रहा है। आपने देखा, एक हाथ से धन नीचे की ओर जा रहा है और नीचे भी एक बर्तन गिरा हुआ है, बड़ा बर्तन, और वो धन उसमें इकट्ठा हो रहा है। एक हाथ से वो धन दे रही है। आपने लेफ्ट साइड नहीं देखा, उनके दूसरे हाथ में भी कलश है, पर वो उस कलश का ढक्कन बंद है। क्या है? उस कलश का ढक्कन बंद है। उनके हाथ में शंख भी है, उनके हाथ में कमल का पुष्प भी है, उनके हाथ में कमान भी है, पर तीर नहीं है। वो छोड़ने वाला तीर, कमान तो है उनके हाथ में, पर तीर नहीं है। और वो किसके ऊपर विराजमान है? वो कमल के पुष्प पर विराजमान है। कमल का पुष्प कहाँ है? कमल का पुष्प तो कीचड़ में है। कीचड़ कौन है? कीचड़ है आपके अपने विचार, जिसका मंथन किया गया। उन विचारों को मंथन करके जो गलत विचार होते हैं वही हमारे जीवन का कीचड़ होते हैं। जब आप मंथन करके कीचड़ को अलग कर देते हो तो उसमें से निकलता है कमल का पुष्प। जब खिलता है तो बड़ा प्यारा लगता है, उस पानी को भी बहुत प्यारा बना देता है, उस मौसम को, उस वातावरण को, उस बाग को, उस बगीचे को उपमायमान कर देता है, अलंकृत कर देता है। ये है शक्ति कमल के पुष्प की। बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, खिलता है, मुरझा जाता है। ये किस चीज का प्रतीक है? कमल सॉफ्टनेस का प्रतीक है। ये सॉफ्टनेस क्या है? ये आपके उत्तम विचार है। जब पहले भाव की बात आती है तो बुद्धि की बात आती है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बुद्धि में क्या आना चाहिए? उत्तम विचार। पर ऐसा हमारे पर टूल है ही नहीं कि हमारे पास केवल उत्तम विचार आए। हम बड़े प्यार से, कि हर कोई कह देता नहीं नहीं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अरे भाई पॉजिटिव कैसे सोचे? सामने वाला मत्था पीटने लगता है, भाई कैसे सोचें? मेरे पास इतनी समस्याएं हैं कि पॉजिटिविटी तो आती ही नहीं। अब तो मैं ये भी भूल गया हूं कि पॉजिटिविटी होती क्या है। आप पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते, मोटिवेशनल स्पीकर कहता है पॉजिटिव थिंकिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। आप बाहर आते हो फिर सोचते हो, अरे भाई कहां से लाऊं पॉजिटिव थिंकिंग? आ ही नहीं रही। जो सूत्र आपके बाबाओं के पास नहीं है, जो सूत्र आपके मोटिवेशनल स्पीकरों के पास नहीं है, वो आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है। वो सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उसको समझना है। उस समझना ये है, आपके जो लगन रूपी लक्ष्मी है वो कुंडली के किस भाव में गई है, किस भाव में वो विराजमान है। और देखना है कि उसको शक्ति प्राप्त हुई है या शुभता प्राप्त हुई है, या वो बेचारी दुख स्थान में चली गई है। समझ रहे हो बात को?
अभी इसी सूत्र पे चलेंगे। हाँ रियाज। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ करने दो, ये गाड़ी है चुप चुप चल रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। नहीं आनंद का द्वार खुलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। बात चल रही है लक्ष्मी जी की। लक्ष्मीवान होना है तो लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसकी आरती गाने से भी लक्ष्मी प्रकट नहीं होगी। लक्ष्मी को तो समझना होगा। एक तरफ माँ लक्ष्मी की तस्वीर को समझना होगा, एक तरफ आपके जन्म कुंडली में माँ लक्ष्मी को ढूंढना होगा कि आपकी माँ लक्ष्मी कहाँ गई। हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम वो गलती यहीं से शुरू करते हैं, अपने थॉट से शुरू करते हैं। पर हमें उससे पहले समझना होगा थॉट्स आते कहाँ से हैं, हमें थॉट्स क्यों आते हैं, एक आदमी को नेगेटिव क्यों सोचना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव क्यों सोचता है। दो चीजें उसके प्रति जिम्मेवार हैं। कौन सी जिम्मेवार है? एक तो पीछे के जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म। ये कैसे पता लगाएं कि पिछले जन्मों के उल्टे कर्म हमारी बुद्धि पर असर डाल रहे हैं, यानी कि हमारी लक्ष्मी को रोक रहे हैं। क्लियर ये बात होती है कि नहीं? नंबर दो, इस संसार में आने के बाद हमारे ब्रेन को किस प्रकार से ट्रेंड किया गया है, और ट्रेंड कौन करता है? ट्रेंड करते हैं आपके माता पिता, ट्रेंड करता है आपका कुटुंब, ट्रेंड करता है आपकी पाठशाला में आपके सहपाठी, ट्रेंड करते हैं आपका टीचर, ट्रेंड करता है आपका गुरु, ट्रेंड करता है आपका जीवन साथी, ट्रेंड करता है आपके मित्र। ये सारे मिल करके आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, और ब्रेन वैसे ही बिहेव करता है। ब्रेन जो है कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेकर के नहीं आया है, ये एक वो चीज है जो साइंटिफिक चीज है, ये एक तरह से एनालिटिकल टूल है। ये एक एनालिटिकल टूल है, इसको जैसा ट्रेन करोगे ये वैसे रिजल्ट देगा। क्लियर बात? जैसा इसको ट्रेंड करोगे ये वैसा रिजल्ट देगा। अब यहां दो बातें निकल के आई, एक पिछले जन्म से, एक इस जन्म में। अब कैसे देखें कि पिछले जन्म में हमारा ब्रेन पीछे से ही गड़बड़ चला आ रहा है? समझना चाहोगे? बता दूं सूत्र? हाँ, बड़ा गहरा सूत्र है। पाप ग्रह और शुभ ग्रह समझ लो। पाप ग्रह कौन है? मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह। अब समझिए, सूर्य क्रूर है पर पाप नहीं। सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध शुभ ग्रह। चंद्रमा क्या है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर चंद्रमा खराब है तो इससे बड़ा कोई पापी ग्रह नहीं, अगर चंद्रमा शुभ है तो इससे ज्यादा शुभ ग्रह नहीं। और चंद्रमा तो आपका मन है। समझे कि नहीं बात? अगर ये खराब है यानी मन ही खराब है, तो इससे ज्यादा अशुभता कुछ नहीं, और यही ठीक है तो इससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं। तो दो कैटेगरी में बांट लो, एक तरफ कांग्रेस कर देते हैं, एक तरफ बीजेपी कर देते हैं। आजकल लोग बीजेपी के फेवर में ज्यादा है, कांग्रेस के में कम करते हैं। तो चलो कांग्रेस की तरफ पाप ग्रहों को कर देते हैं, बीजेपी की तरफ शुभ ग्रहों का। अब बस लड़ना मत मुझसे, कोई कह दे जी मैं कांग्रेसी, वो शुभ कर सकता है, कांग्रेस की तरफ वो शुभ कर ले, और अशुभ वो बीजेपी की तरफ कर ले, जो जिसको चाहना चाहे। और लेफ्ट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए अब हम लेते हैं, हमने समझ लिया पाप ग्रह क्या है, शुभ ग्रह क्या है। अब चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, या शनि बैठा है, या राहु बैठा है, या केतु बैठा है, ये इस चीज का परिचायक है, बुद्धि का कुछ भाग पीछे से ट्रेंड होके आया है, पास्ट लाइफ से ट्रेंड होके आया है। बंदा गुलाम हो गया, किसी ने हक जमा लिया कि तेरी खोपड़ी पे मैं बैठा हूं, कर क्या करें, है ना?
कई लोग कहते हैं ना, मैं सब समझता हूं, पर जब गुस्सा आता है मैं कुछ नहीं समझता। पता नहीं कौन सा राक्षस मेरे ऊपर बैठ जाता है और मैं क्या क्या कर बैठता हूं। मैं अपना ही नुकसान कर देता हूं। नुकसान का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी चली गई। यही तो होता है लॉस का मतलब। नुकसान का मतलब यही तो होता है। पहला सूत्र समझ में आया। अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो पास्ट लाइफ से हम बंधे हुए हैं। लक्ष्मी जी में गड़बड़ है। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, बुद्धि पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब पीछे से ही ब्रेन ब्लेस्ड है। ये पट्टा सोचेगा ही पॉजिटिव, ये सोचेगा ही ऊंचा। क्लियर कट बात। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि ना शुभ बैठा, ना शुभ बैठा, क्या करें? या चलो मान लीजिए अशुभ बैठा, अब क्या करें? तो दूसरा पार्ट आता है, क्या आप इस जन्म में अपनी बुद्धि को ट्रेंड करने में कामयाब होंगे? सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नेगेटिव से लड़ना है ना, बहुत मुश्किल होता है। पॉजिटिव से लड़ना बहुत आसान होता है। शरीफ आदमी को कोई थपेड़ के चला जाता है ना। असली मजा तो जब है जब किसी राक्षस से टकराए। ये पाप ग्रह राक्षस रूप है, तो राक्षसों से फाइट करना अपने आप में टफेस्ट टास्क। इसी प्रकार से अपनी बुरी आदतों से फाइट करना इट्स वेरी टफ है। ये आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंसान का पता है, जानते हो क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक इंसान सब कुछ करना जानता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मामला बड़ा गड़बड़ है उसका, बड़ा ही गड़बड़ है। वो हमेशा कहता है मेरे साथ ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, फलाना परिस्थिति, मैं इसके कारण हूं, मैं उसके कारण हूं। कभी नहीं कहता मैं मेरे कारण भी कुछ हूं। यही वजह से वो तरक्की नहीं कर पाता। जो ईमानदारी से सेल्फ एनालाइज करते हैं वो एक दिन कामयाब होते हैं। मुद्दा नहीं कि तुम कितने बार हारते हो, मुद्दा नहीं कि तुम कितनी बार जीतते हो, मुद्दा ये है कि ईमानदारी से तुम स्वीकार क्या करते हो। दिक्कत तो ये है, हम ईमानदारी से कभी हार स्वीकार नहीं करते, और हम जब जीतते हैं तो ईमानदारी से सारा श्रेय खुद को देते हैं। कमाल की बात, दोनों ही स्थितियां आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा होती हैं। चलिए दूसरे सूत्र पे चलते हैं। अगर लगन का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ लगना, केंद्र स्थान में अगर बना हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करना आसान हो जाता है। समझ रहे बात को? अगर केंद्र में है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट करना आसान हो जाता है, पर लड़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये मत कहना जी मेरा देखो लग्नेश केंद्र में बैठा है पर मैं फलानी चीज खराब है मेरे साथ, मैं उसे नहीं ठीक कर पा रहा। हमेशा ध्यान रखना, केंद्र आपको केवल ताकत देते हैं, किस चीज की? लड़ने की। पर अगर आपका लगन का स्वामी त्रिकोण में चला गया, बड़े सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से, बड़े आनंददायक स्थिति से आप सहजता से बदल जाते। यानी आपका लग्नेश लगन में बैठा है, लग्नेश पंचम में बैठा है, लग्नेश नवम में बैठा है। इट्स मीन इट्स वेरी इजी। और अगर लगन में पाप ग्रह नहीं बैठा, आप बाई बर्थ, आपकी ट्रेनिंग करोड़पति बनने की है, आपकी ट्रेनिंग राजा बनने की है। आपका मित्र मिलेगा तो राजा बनने की बात करेगा, आपके गुरु मिलेंगे तो राजा बनने की बात करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? हर कोई राजा बनाने में तुला हुआ है आपको। यही है जन्म पत्रिका चक्र। लोग आपके पास बस यही सब चीजें दिखाना चाहते हैं, और आप अगर जितना साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे उतना ही कामयाब ज्योतिषी बनेंगे।
फिर से कहूंगा, ज्योतिष बहुत आसान है, हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। बड़े गहरे गहरे सूत्र, वो चले जाओ जी उस चार्ट में घूम जाओ, वहां से उल्टा लटक जाओ, वहां से सीधा लटक जाओ, कुछ नहीं। लोग कहते वैदिक ज्योतिष से कुछ निकलता नहीं, मैं कहता हूं कैसे निकलेगा, तुम्हें निकालना आता नहीं। आप ब्रेन के उस हिस्से तक जा सकते हो वैदिक ज्योतिष में, जो इंसान को अगर सुनाने लग जाओ वो भी घबरा जाएगा कि अरे कोई भगवान आ गया क्या प्रकट होके, जो अब मेरे मन की बात बता रहा है, मेरे दिमाग में जो चलता रहता है वो सब बता रहा है। आप बड़े आराम से बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के दिमाग में भूसा भरा है या गोबर, पर ये बोलना नहीं है, झगड़ा हो जाएगा, किसी को नहीं बताना। अगर लगे कि भूसा भरा हुआ तो भी मत बताना है, उसे कहना बहुत मस्त है, ठीक है, ये हमेशा बताना। एक इंसान के लिए बहुत बड़ी गाली है उसे अगर तुम पागल कह दोगे तो। पागल भी अपने आप को पागल नहीं सुनना चाहता, और आपको पता है ये पागल तो पागल अपने आप को मानता ही नहीं। समझ रहे हो ना बात? यस। चलिए, दो चीजें पकड़ में आई। हाँ आर्यांश बताओ, तुम रोका मत करो, गड़बड़ हो जाएगी मुझे। हाँ बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। सर इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ, पर सर आपने सूत्रों के हिसाब से अगर लग्न में शुभ ग्रह हुए तो अच्छा है, पर सर अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो? देखो, दृष्टि की अभी चर्चा ही नहीं है आर्यांश। दृष्टि के लिए मेरा यूट्यूब पे चैनल जाइए, और दृष्टि के ऊपर 1.25 घंटे का लेक्चर है, जो कि मैं 5 मिनट में नहीं दे पाऊंगा। पूरी एक क्लास ही दृष्टि के ऊपर है। आपका दृष्टि को समझ के दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जी सर। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना भाई, बता दो, अभी तो नहीं समझ में आ रहा तो है? अब तो मैं रुक गया हूँ, पानी पी रहा हूँ, बता दो। हाँ घोष साहब बताओ। सर जस्ट लाइन थोड़ा कट गया था वो। सर आपने बोला था जो लग्न, लॉर्ड ऑफ लग्न इन केंद्र, दैट इंडिकेट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट विल बी इजी, और आपका त्रिकोण में रहेंगे तो घोष साहब 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर लगन का लॉर्ड केंद्र में बैठा है तो आपको ताकत मिलेगी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। हाँ हाँ, मतलब लड़ना पड़ेगा, बट आपको परमात्मा ताकत भी देगा। ओके सर। ठीक है। अगर वो त्रिकोण में आ गया, झगड़े की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आपको मिलेंगी ही नहीं। आप सहज रूप से, सरल रूप से, आनंद रूप से, आपका ब्रेन ट्रेन ही ऐसा होगा, आपको उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जब लगन का लॉर्ड पंचम में बैठता है, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस योगा, कि बंदा है बुद्धिमान। क्लियर? ओके सर। और हाँ सर स्वाति लास्ट, जी, अभी लक्ष्मी तक आने दो, नहीं देख लो मामला तुम्हारा गड़बड़ाएगा, मुझे तो पता है सूत्र। बस ये पूछना था कि अगर लग्न में कोई शुभ ग्रह भी ना बैठे और अशुभ भी नहीं हो तो उसका मतलब क्या? चेक स्वाति जी, चेक लगना लॉर्ड। लगना लॉर्ड कहाँ गया? ठीक, ठीक है ना? यस। थैंक यू। कोई ग्रह नहीं बैठा है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल पास्ट से कोई भी असर बुद्धि पर नहीं है। ठीक, पास्ट का असर बुद्धि पे नहीं है, सिंपल बात है। अगर बैठे तो शुभ बैठे, वरना कोई ना बैठे। बस ये सूत्र याद रख लो, बैठे तो शुभ बैठे, वरना कोई ना बैठे। परफेक्ट, थैंक यू। देखो कितने आसान भाषा में समझा रहा हूं। पहले भाव में पाप ग्रह बैठेगा तो गड़बड़, शुभ ग्रह बैठेगा तो बस बहुत बढ़िया, आनंददायक। यानी कि उसका ब्रेन पहले से ही ट्रेंड है कि उसने जीवन में ऊपर कैसे उठना है। जीवन में ऊपर उठने की कला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाउस को पता है, यानी आपके लगन को पता है। लगन मैंने तुम, लगन मैंने सेल्फ, यानी आप ही जानते हो इस कला को। आपके पास ही है वो पावर, आपके पास ही है वो चाबी जो आपको जीवन में ऊंचा उठा सकती है। पर हम क्यों नहीं ऊंचा उठते? क्योंकि यही तो वो ग्रह है जो हमें उस तरह की सोच देते नहीं। जैसे कई बार कहते हैं यार हम तो 40 साल के हो गए, हमें अभी तक आज तक ये बात का नहीं पता चला यार। छोटे छोटे बच्चे करके दिखा देते। भाई कैसे पता चलेगा? चेक कुंडली,
चेक योर चार्ट। पाप ग्रह तो नहीं बैठा लगन पे, वो आपको एक स्पेसिफिक एज के बाद ही बुद्धि को सही काम करने देगा। समझ रहे बात को? दूसरी बात, अगर पाप ग्रहों का असर लगन पर होगा तो बुद्धि को कुबुद्धि में बदलते देगा, खास करके अपनी दशाओं में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाप ग्रह लगन पर बैठा है, पाप ग्रह की दशा चल रही है, बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, बल्कि पांव ही कुल्हाड़ी पे दे मारता है। समझ गए बात को? सो सिंपल। ज्योतिष इतना यूं मत करो भाई, बड़ा इजी है, आनंद लो सिर्फ। हाँ रत्ना जी, आप आनंद नहीं ले रहे हो। सर मैं दोनों जोड़ रही हूँ, अब आपके पामिस्ट्री को इसमें ला रही हूँ कि फिर मतलब केंद्र और त्रिकोण भाग्य और कर्म हो गए। कर्म करेंगे तो केंद्र का फल मिलेगा, भाग्य से त्रिकोण का फल मिलेगा, यही हो गया ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस यही क्लियर कर दिया। थैंक यू सर। फ्यूचर आपका क्या होगा? जैसा प्रेजेंट है वैसा फ्यूचर होगा। सिंपल बात। आप गरीब हैं, फ्यूचर क्या होगा? आगे भी गरीब होंगे। आप अमीर हैं, आगे क्या होगा? आगे भी अमीर होंगे। आपने सुना ना, लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है। ये सब चीजें ऐसी नहीं बनाई गई हैं, बस हम समझ ही नहीं पाते हैं। आज हम प्रेजेंट को बिगाड़ना शुरू कर दें, फ्यूचर निश्चित रूप से खराब। सुन ले, हम चमत्कार की तरफ खोज में भागते हैं। हम इंडियन माइंड है ना, चमत्कार की खोज में भागते हैं हम लोग, है ना। लोग ज्योतिषियों को भी चमत्कारी पुरुष मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप को चमत्कारी पुरुष मत सिद्ध करो, नहीं फंस जाओगे। सहज सरल एक आम आदमी की तरह ही अपने जीवन में अवतरण लेना, कि कोई आपके पास बैठे और बैठने के बाद एक आनंद का अनुभव करे, बस ऐसे हो जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो क्या करना है? उपाय करना है, रेमेडी उतारनी भी है ना। महाराज जी उतर जाओ, बहुत साल हो गए बैठे बैठे, है ना, वो करना भी है ना। यस, ऐसे ही करना है। हाँ ब्रजेश जी, चौकसी जी, वैसे तो जो कैमरा ऑन नहीं करता हम प्रश्न का उत्तर नहीं देते। परवीन गुप्ता जी। जी गुरुजी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है, ये तुला लग्न की राशि, तुला लग्न कुंडली है, कुंडली लगन कुंडली है जी, तुला लगन कुंडली, और उसका स्वामी शुक्र जो है वो लग्न पे ही बैठा हुआ है, लेकिन साथ में मंगल है। तो आपने परवीन जी समझना क्या है, मंगल पाप ग्रह है जी, शुक्र शुभ ग्रह है जी, अभी सब भूल जाओ। ये देखना है लगन को बुद्धि बना कि बुद्धि है, और एक मंगल जैसे पाप ग्रह बैठा है, एक राक्षस बैठा है, और एक शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र जैसा ग्रह बैठा है। शुक्र कौन है? महिला, फीमेल। जी, मंगल कौन है? सेनापति, योद्धा, जी, हाईली एनर्जेटिक। वो क्या करेगा? मंगल क्या करेगा? बुद्धि को कुबुद्धि करेगा। जी, मैंने कहा था ना, बुद्धि के होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि की शुद्धि होना आवश्यक है। और शुद्धि होने से भी कुछ नहीं होता जब तक आप वृद्धि नहीं कर लो, और जब आप बार 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 वृद्धि करते चले जाते हो, है ना। वो कहते हैं ना, व्यापार केवल वर्टिकल नहीं होना चाहिए, व्यापार हॉरिजेंटल भी होना चाहिए। मैनेजमेंट के सूत्र होते हैं ना, व्यापार हॉरिजेंटल भी हो और वर्टिकल भी हो तो व्यापार वृद्धि करेगा। अगर आप खुद आगे बढ़ते जाओ, आपकी कंपनी ना बढ़े और आप बढ़ते जाओ, तो वो व्यापार नहीं। शुक्र ग्रह आपसे चाहेगा कि मैं बुद्धि दूं, मैं इसकी बुद्धि को शुद्धि दूं। मंगल कहेगा शुद्धि में इम्प्योरिटी दूं, अशुद्धि दूं। ये जद्दोजहद है दोनों की। और इसमें अब आपने बड़े ध्यान से सोचना है, जीतेगा कौन? हु विल विन? दो ग्रह है ना, लड़ाई हो गई। जी, जी, एक कमरा है, कमरे में दो ग्रह आ गए, दोनों लड़ मरे। मुद्दा है जीतेगा कौन?
अब देखने में तो लगता है मंगल जीत जाएगा, बट दैट नॉट ए वे। आपको तो टेक्निकल पकड़ना है, जरूरी थोड़ी मंगल जीते, ज्योतिष के अनुसार कोई गारंटी नहीं। आप कुंडली के ऊपर डिग्रियां लिखी हुई हैं हर ग्रह के साथ। आप देखो शुक्र की कितने डिग्री है? मेरे पास वो तो सर नहीं है अभी। मैंने कुंडली का ग्राफ बना के ऊपर डेस्कटॉप पे लगा रखा है। मैं एक देखो अभी पकड़ लेंगे। गुरु जी, जो कम डिग्री का होगा वही ना ग्रह विन करेगा इस ग्रह युद्ध में। अरे राजीव जी, मुझे तो मौका देते, देखो मैं भी तालियां बजवा लेता। अब आपने तालियां बजवा ली। नहीं, मैं सर ने, प्रताप सर ने बताया था कि जो सबसे कम डिग्री का होता है वो ग्रह युद्ध में विन करता है। और प्रताप सर को इस सर ने बताया था। यस सर, सॉरी सर। सर मंगल 25 डिग्री पे है 25 पे, और शुक्र जो है 18 डिग्री में है। तो एज पर प्रवीण जी, शुक्र जीत गए। जीतेगा क्योंकि वो यंग एज में है। नहीं, यंग एज के भी मत चक्कर में, जो कम डिग्री का वो जीत जाएगा। ठीक है सर, सिंपल। ये अगर आपकी कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र नहीं, जीत मेरे गए। बेटे की है। मेरे शुक्र जीतने का मतलब क्या है? शुक्र अपना प्रभाव ज्यादा करेगा, है? तो बहुत जल्दी। कितने साल का है बेटा? सर 16 इयर्स का। तो बस सजना सवरना शुरू कर दिया होगा उसने, सेंट परफ्यूम जूते जाते सब सेट। नहीं सर, अभी तो एग्जाम की तैयारी हो रही है। बस अभी तो रुक जाओ, बस फिर कॉलेज में जाने दो। शुक्र का प्रभाव उछल उछल के पड़ेगा। आर्यांश सर मेरे को भी ऐसा ही पूछने का था सर। धनु मेरी लग्न कुंडली है सर, उसमें शुक्र बुध दोनों है। तो दोनों ही शुभ ग्रह। पर सर शनि भी उसमें एस्पेक्ट करता है। एस्पेक्ट नहीं, एस्पेक्ट को भूल जाओ अभी आर्यांश। एस्पेक्ट सिर्फ बैठे हुए को देखो सब चीज मिलाओगे ना, तो इन एस्ट्रोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू कांट अंडरस्टैंड। आप 10 साल भी ज्योतिष पढ़ोगे आप नहीं समझ पाओगे। एक एक टुकड़ों में करो। वो कहते हैं ना, वो पंचतंत्र की कहानियों में सिखाते हैं, एक लकड़ियों का गट्ठा है और फिर सिंगल लकड़ी को तोड़ोगे तो टूट जाएगी, गट्ठे को तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी। समझा ना? ज्योतिष भी बस ऐसे ही गट्ठड़ है। अगर इसको इकट्ठा तोड़ने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं टूटेगा। जी सर। और इसकी सिंगल को तोड़ोगे तो टूट जाएगा। सो सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके स्टेप बाय स्टेप करके करो, फिर ज्योतिष आसान हो जाएगा। जब आप शुरू में समझने के लिए कॉम्बिनेशन समझ रहे हो तो दृष्टि भूल जाओ। जब आप दृष्टि वाले टॉपिक पे आओगे तो आप जब तक इतना सीख चुके होंगे कि अब आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया, आप दृष्टि भी समझ में आ जाएगी। और सिंपल का दृष्टि सीखने के लिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, जाइए और देखिए। 1.25 घंटे 1.5 घंटे बैठ करके मस्ती लीजिए। हाँ शुक्ला साहब। मेष लग्न है और मंगल जो है 5वें घर में बैठा हुआ है और लग्न में राहु है। बहुत तरीके राक्षसों में राक्षस राहु है, लगन स्थान पे आ गए। देखिए, लगन स्थान पे जो भी ग्रह आएगा वो अपना डोमिनेटिंग प्रभाव पूरा दिखाता है। अब डिपेंड क्या करता है, अगर लग्नेश अच्छे जगह पर चला गया तो उसका दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। बस ये अंतर है। जैसे मैंने अभी क्या बताया, लगन का स्वामी पंचम में चला गया तो अच्छी बात हो गई, अच्छी हो गई ना, अच्छी हो गई। अब राहु भी बैठ गया। अब राहु अगर यहां पर लग्नेश किसी और भाव में चला जाता तो ये राहु इंसान को पागल बनाता। पर ये वही राहु है, राहु वही है, बट लग्नेश पंचम में चला गया तो राहु अपना इंपैक्ट दिखाएगा कुबुद्धि के रूप में, परंतु लग्न का स्वामी पंचम में जाना प्रभाव दिखाएगा बुद्धि का। और बुद्धिमान व्यक्ति राहु से भी बड़े आराम से सुलट लेता है, तो राहु फेवर में हो जाता है, डिसफेवर की जगह फेवर में हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है फेवर में? राहु का फेवर 2 चीजों में होता है। फर्स्ट, प्लानिंग, ऐसा आदमी प्लानिंग करने में बड़ा उस्ताद होता है बचपन से। दूसरा, किसी भी चीज से जूझने के लिए स्ट्रेटजी बनाना।
ये दो चीजों में उनकी खासियत होती है। तीसरी शक्ति, भांपने की शक्ति। पहले ही समझ जाता है, वातावरण में देखती जाती है, अच्छा किसी भी नए घर में जाती समझ जाएगा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम भांपने की शक्ति। किसी आदमी को देख के समझ जाएगा, अरे ये तो उस्ताद लग रहा है, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये तो अच्छा है, नेक सा लग रहा है। मतलब ये जो पावर, ये भी राहु से ही आती है, लगन पे बैठा हुआ राहु। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शुक्ला साहब जी को छोड़ देते हैं। लगन पे ही किसी व्यक्ति का राहु बैठे और लगन का स्वामी छठे में आ, हो गया कबाड़ा। अब आप अगर कभी भी ऐसे नहीं ज्योतिष सीखना, आपने जिसने पकड़ लिया, गुरुजी ने कहा था लगन पे यार राहु बैठे तो बहुत अच्छा, शुक्ला जी का तो बता दिया, प्लानिंग अच्छी, स्ट्रेटेजी अच्छी, फलाना अच्छी, शुक्ला जी को देख के बोल दिया होगा। अब मैं इस आदमी को देख के बोल रहा हूँ, ये कह रहा खाक अच्छी है, मेरा तो ये भी खराब, मेरा वो भी खराब, राहु लगन पे बैठ। पर आपने ये नहीं देखा कि लगने छठे में चला गया, आपने ये नहीं देखा लगनेश 8वीं में चला गया, आपने ये नहीं देखा लगनेश 12वें में चला गया। तो राहु अपना प्रभाव नेगेटिव दिखाएगा। लगन का स्वामी ही फाइट करने की ताकत रखता है, जो लगन पर पाप ग्रह बैठता है उसके साथ। अब और सिचुएशन अच्छी समझो, लगन पे शुभ ग्रह बैठा है, लग्नेश त्रिकोण में बैठ जाए, फंटास्टिक फंटास्टिक। वो बंदा पैदा ही धन कमाने के लिए हुआ है, धन की कमी क्या होती है उसे अपने जीवन में ही नहीं पता चलेगा। गजब बात, पीछे से ही लिखवा के लेकर के आया है, धन कमाने की कला उसको पिछले जीवन से ही पता है। समझ रहे हो बात को, पीछे से ही पता है, सीखने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं ना, देखा है आपने वो बिजनेस कोच होते हैं, वो सिखाते हैं बिजनेस कैसे किया जाए, लाखों लोग जाते हैं, कितने बिजनेसमैन बन के आते, नहीं बन के आते। क्यों नहीं बन के आते? कुंडली नहीं देखी है। हर कोई स्टेज पे खड़ा होकर कह तो देता है मैं नहीं मानता इस ज्योतिष को। भाई तुझे पता ही नहीं ज्योतिष क्या होता है, तू क्या खाक मानेगा। और हमारा हिंदुस्तान अव्वल देश है, जिस चीज के बारे में नहीं पता होता उसके बारे में उपदेश जरूर देता है। मानो मत, जानो भी मत, इसको एक बार ग्रहण करो, इसको अपनाओ, इसके अंदर तो घुसो, कभी निकल भी जाओ तो गारंटी मेरी, अफीम है ज्योतिष, इसके जैसा नशा नहीं है। अब देखो जगदीश नयन जी को, है जगदीश जी ने कहा रिटायरमेंट के बाद ये नशा लगा लिया, अभी तक नहीं छूट रहा। एक बार गलती से मेरी क्लास में आ गए थे, आज तक पकड़ के रख रखा है जगदीश जी को, पूछ लो जगदीश जी से। है जगदीश जी हैं, धीमी धीमी अफीम है ये। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सर, विकास मेहता जी बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अफीम नहीं है। बहुत अच्छा है सर। अगर लग्नेश जो है मैलेफिक हाउस में चला जाएगा तो उसकी क्या कैमरे पे आइए, कैमरे पे जो भी है कोई। हाँ राशि जी बताइए। सर अगर जो लग्नेश है वो मैलेफिक हाउस में चला जाएगा तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? मैंने अभी बताया ना, आप समझिए लग्नेश छठे में चला गया, 8वीं में चला गया, 12वीं में चला गया, तो वो उसकी बुद्धि किसी भी तरह के बुद्धि के दुष्प्रभाव से फाइट नहीं कर पाती है। उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, उसमें इम्पेशंस आ जाएगा, उसमें गुस्सा आ जाएगा, उसमें तुनक मिजाजी आ जाएगी, और सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिससे उसके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी, परेशानियां को न्योता देता फिरता। ठीक है, सिंपल है। हाँ विकास जी। सर मेरी आवाज कट रही है विकास जी, आवाज कट रही है। उसमें जो लगन हाउस में लगन जो घर है उसमें चंद्रमा बैठे हाउस 1 में। नहीं लगन कौन सा है? में आए ना अशुभ मेष लगन है, क्या लगन है आपका? मेष 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 लगन में लगन पे चंद्रमा बैठे हैं आप कह रहे। लॉर्ड मंगल हुए। किसकी बात कर रहे हो आप, आपकी या खुद की? जी हाँ, तो लग्नेश मंगल कहाँ बैठे हैं?
7वें घर में। अच्छा, तो चंद्रमा तो शुभ ग्रह है विकास जी, इट्स वेरी गुड। वो कोई और पाप ग्रह भी बैठा है क्या? नहीं, अकेला नहीं, ओनली वन हाँ, प्लैनेट। तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट आदमी है, नो डाउट। सो सिंपल। हमारी क्लास में सारे इंटेलिजेंट है, क्लास ही हमारी इंटेलिजेंट होगी। तो एक तो मैं ही हूं जो बुद्धि को खड़का देता हूँ एकदम से, है, और सिद्ध कर देता हूँ कि हम सब मूर्ख हैं। फिर बंदा कहता है बन के तो इंटेलिजेंट गए थे, मूर्ख बन के बाहर निकल रहे, चक्कर क्या है पंडित जी का, है ना? ये तो मैं ही हूँ, सभी हमारे यहाँ इंटेलिजेंट आते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा? वेरी गुड, अब मुझे मौका मिल गया भागने का। हाँ बताइए चंद्रा साहब। कर्क राशि है और पहले भाव में है और चंद्रमा भी पहले में है। हाँ, तो कर्क लगन बताइए राघव जी। लगन में ये बोलिए कर्क लगन है और लगन में चंद्रमा है। और चंद्रमा भी पहले भाव में है। हाँ, तो अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। पर ये कंडीशनल हो गया इस हिसाब से जो आपने बताया। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि अगर शुभ ग्रह बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, शुभ ग्रह में आपने 4 नहीं बताया, चंद्रमा को एक अलग वो कैटेगरी में हाँ, तो आप कुंडली में देखिएगा ये किस तिथि का चंद्रमा है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ऐसे देखिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उसको देखना है, उसे कंडीशनल बोलते हैं। क्योंकि चंद्रमा ना घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है, और है तो कौन से दिन का है, उसे कंडीशनल बोला जाता है। अमावस्या से अगले 6 दिन तक, अमावस्या से अगले 6 दिन तक चांद में रोशनी नहीं होती, और पूर्णिमा के आगे 6 दिन तक चांद में रोशनी रहती है। फिर मानते हम कि अब कम होती जा रही है, अब कम होती जा रही है। समझिए बात को भाई। फुल मून तो हम सभी समझते हैं, पूर्णिमा को तो सब समझते हैं, पर पूर्णिमा से अगले दिन जैसे किसी का पड़वा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, अगर जन्म हो गया तो इसका मतलब अभी भी चांद में रोशनी, चांद में ताकत है। पर चलो अगर सप्तमी, अब दम नहीं बच रहा। फिर हो गई दसवीं, अब बिल्कुल ही दम नहीं बच रहा। अब 13वीं हो गई, अब बिल्कुल ही तंत निकल रहा है, अब तो अमावस्या नजदीक आ गई। समझ रहे बात को? परंतु जैसे अमावस्या का किसी का जन्म नहीं हुआ, अमावस्या के 3 दिन बाद हुआ, पर उसके रिजल्ट अमावस्या जैसे ही है। अमावस्या जैसे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल, कि चंद्रमा थोड़ा कंडीशनल है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, और चंद्रमा धरती के सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए सबसे ज्यादा सरकारक है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा है, जब पानी राइज करता है समझो मून बढ़ रहा है, चंद्रमा डाउन, पानी नीचे जा रहा है, चंद्रमा डिक्रीज कर रहा है। और चंद्रमा केवल ऊपर ही नहीं हो रहा, ये हमारा मन है, हमारा मन भी ऊपर नीचे हो रहा है। पागल भी अमावस्या पर शांत हो जाते हैं, और पूर्णिमा पे उछलते हैं, तो उनको बांध दो भाई, नहीं तो हल्ला मचाएंगे ये, हैं। एक्चुअली में हमारे ब्रेन्स की जो तरंगे हैं पूर्णिमा के पास सबकी एकदम एक्टिव हो जाती हैं। इसी तो कवि जो है, कवि के लिए कोई ग्रह नहीं है, कवि के लिए केवल ही एक ग्रह बना है, वो चांद। चांद चांदनी चकोर, है ना, सारी कविताएं चांद पे हैं, गाने चांद पे। कवि के लिए ग्रह ही एक है, वो चांद, क्योंकि कवि आता ही चांद से है। देखा कमाल की बात, सूत्र याद रखो, कवि आता ही चांद से है, चांद ही कवि बनाता है, और चांद नहीं तो कवि भी नहीं। फिर वो क्या बनेगा? वो डॉक्टर बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, वो आईएएस बनेगा, वो जज बनेगा। समझ रहे बात को? बेसुरी टाइप की नौकरियां जितनी भी है, और उच्च पद वाली, अथॉरिटी वाली, पहली कंडीशन चांद नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनना है, धूर्त पॉलिटिशियन बनना है, चांद नहीं चाहिए। अच्छा आदमी चाहिए बनना है, सभी को साथ लेकर के बनना है, सभी इमोशनल व्यक्ति बनना है। एंड इमोशन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, इमोशन इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ।
अच्छे तरीके से जीना है, सभी की मदद करना है, लोगों की परेशानियों को हरना है और लोगों को खुश करना है। चांद चाहिए, चांद शीतलता देता है। जब दिमाग में शीतलता होगी, जब मन में शीतलता होगी, अरे जभी तो तुम कविता लिख पाओगे। धन का खोजी व्यक्ति को कविताएं नहीं नजर आती, उसे आसमान में चांद नहीं दिखाई देता। धन के खोजी व्यक्ति को आसमान में चांद नहीं दिखाई देता, उसको शब्दों में कविताएं नहीं दिखाई देती। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ज्योतिष का गहरा सूत्र। जिसकी कुंडली में चांद नहीं, समझो रुपए पैसे की खोजी है, धन का खोजी है। अगर चांद बहुत उत्तम है तो मन का खोजी है, प्रेम का खोजी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आनंद में रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है और दूसरों को भी शांति देना चाहता है। देखो कमाल की बात, अगर जहां मारा मारी होगी वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में मेरे से नौकरी ही नहीं होती। मैं तो कम खा लूंगा, शांति से गांव में जाके रहूंगा। इसका मतलब चांद है उसका। जी शुक्ला साहब। जो आपने बताया अमावस्या से 6 दिन तक रोशनी नहीं रहती, आगे अमावस्या से आगे तक मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। हाँ जी, हाँ जी। और पूर्णिमा के 6 दिन तक रोशनी रहती है। जी, पूर्णिमा से आगे 6 दिन तक रोशनी रहती है। हाँ। तो जब अमावस्या में रोशनी नहीं रहती तो चंद्रमा को क्या मानना चाहिए? पाप ग्रह मानना चाहिए? जब रोशनी रहती जब पाप ग्रह शुक्ला, अगर रोशनी नहीं है तो पाप ग्रह होगा। रोशनी अगर है तो शुभ ग्रह। देखो तंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं अमावस्या पर होती हैं। तंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं अमावस्या वाले दिन होती हैं और शुभ कार्य पूर्णिमा पे किए जाते हैं। किसी संत की, महात्मा की जो मनाई जाती है जयंतियां पूर्णिमा पर। पूर्णिमा का मतलब ही पूर्णता है। 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, तो अगर 16 कला पूर्ण और भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा से आते हैं, इसलिए चंद्रवंशी कहलाते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी कहलाते हैं। वो सूर्य का प्रतीक है, भगवान कृष्ण चंद्रमा का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब कलाएं चेंज करते रहते हैं। वो भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। कभी बाल रूप में चोर बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, कभी प्रेम रूप बनते हैं, कभी राजनीतिज्ञ बनते हैं, कभी कूटनीतिज्ञ बनते हैं और कभी ज्ञान रूप बनते हैं, कभी योगेश्वर रूप बनते हैं, कभी राजा रूप बनते हैं और कभी विध्वंस रूप बनते हैं। सारे ही तो रूप है उनमें और सबका खुलकर के प्रदर्शन करते हैं। किसी भी प्रदर्शन को छुपाते नहीं है। जब द्वारकापुरी के द्वारका नरेश बनते हैं तो खुलकर के राज्य करते हैं और जब द्वारका नगरी को डुबोते हैं तो ढंग से विध्वंस करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो वही चांद की कलाएं हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अपनी कुंडली में जन्म पत्री में देखिए कि आपका जन्म कौन सी तिथि का है, वह पता लग जाएगा। आर्यन शुक्ला जी से बात हो रही है जी। डिग्री से पता नहीं चलेगा? नहीं, डिग्री से कोई लेना देना नहीं। तिथि से, तिथि 6 डिग्री 52 मिनट। नहीं, उससे नहीं बदला। वो तरीका भी नहीं है, इसलिए मैं सिखा। देखो साहब मैं तो बता दूंगा पर फिर आप उलझ जाओगे खामखाई। मैं ऐसा कोई सूत्र ही नहीं देना चाहता। देखो जब आपको है ना ज्योतिष आ जाता है तो आप शीर्षासन करो या हलासन करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी निकाल लाओगे। पर क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं कोई ऐसी चीज ना बताऊं। आपके सामने प्रतिभा का प्रदर्शन करना मेरा कार्य नहीं है, आपको सही मार्ग पे ले जाना मेरा कार्य।
क्लास के बाद आप तो सिर खुजाते रहोगे, गुरुजी ने कैसे बताया कैसे बताया। अरे भाई वो तरीका ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिस का एक पार्ट है। इसलिए सबसे आसान तरीका तिथि को पकड़ो, सो इजी। हाँ रेहान शब्द पंचमी है, पंचमी नहीं, पंचमी शुक्ल पक्ष वाली या कृष्ण पक्ष वाली? वो देखो, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष से आगे वाली पंचमी है जी। हाँ, तो फंसे हुए हो अभी थोड़ा सा। हाँ बताओ आर्यांश। आर्यांश बोलो बोलो। सर मेरा जन्म अगर शुक्ल पक्ष में 11 को हुआ है और सर पूर्णिमा के पास ही था। नहीं, पूर्णिमा आने वाली थी या पूर्णिमा चली गई थी? पूर्णिमा नहीं के सर, बाद 11वीं या कैसे? कृष्ण पूर्णिमा पक्ष की आने वाली एकादशी? नहीं सर, शुक्ल पक्ष की है। अच्छा, पर सर अगर चंद्रमा अभी तो सर ऐसे देखेंगे तो शुभ गिनाएगा, परंतु अब सर आप अगर हम देखो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं या एक भाव आगे पीछे बैठे हैं? देखो नहीं सर, वो एक दूसरे से सर 6 स्थान दूर बैठे हैं, आमने सामने 6 नहीं 8 है। षडाष्टक है ये। हाँ जी सर, षडाष्टक है। हाँ, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो सर मेरे को ये जानने का था सर, ऐसे चंद्रमा शुभ गिनाएगा परंतु सर हाँ, वो शुभ राहु के साथ है। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। वैसे शुभ है, वो बेचारा फंस गया तो क्या करे राहु भी। राहु में चलते चलते राहु मिल गया तो वो क्या करे? जी सर, पर राहु की डिग्री 25 है और राहु मृत है। अरे डिग्री को भूल जा आर्यांश, वो जी प्रताप सर, जी आज तक डिग्रियां ढूंढ रहे हैं। मैंने प्रताप जी को नहीं बताई डिग्रियां, तो वो आज जी तक जी डिग्रियां ढूंढ रहे हैं, पूछ लेना। मैंने क्लास में डिग्रियां नहीं कराई, डिग्री का खत्म कर दिया मामला भी। जी सर। वैदिक ज्योतिष में कुछ कुछ स्थानों पे डिग्रियों की जरूरत है। जब ग्रह युद्ध हो तो डिग्री को समझो, समझ रहे हो? सर यहाँ ग्रह सूर्य युद्ध से नहीं अगर होगा। कंबशन देखना है तो डिग्री को देखो, अदरवाइज काय को देखना। सर यहाँ ग्रह युद्ध और नहीं राहु होगा। के साथ चंद्रमा है, किसी की डिग्री को मत देखो। चाहे राहु आपका 25 डिग्री का है तो भी फर्क नहीं पड़ता, और 5 डिग्री का तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा गया चंद्रमा गया मतलब सर उसका इफेक्ट खराब मिलेगा। है, हाँ खराब ही हो गया। वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, ठाकुर तो गयो, अच्छा चंद्रमा तो गया। ठीक है, इसको हम ही बचा के लाएंगे, चिंता ना करो। हाँ शुक्ला साहब। ये कृष्ण पक्ष का पंचमी का जो चंद्रमा है वो पाप ग्रह हुआ। हाँ पापा, देखो शुक्ला साहब, जिंदगी में बड़ा अफसर बनना है, उच्चाधिकारी बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, और दिमागी आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, तो चंद्रमा का खराब होना बहुत जरूरी है। तीसरे घर में बैठा हुआ है। वो कोई से घर में बैठ जाओ। चंद्रमा का खराब होना जरूरी है। यस। अगर उल्टा सूत्र बताया पर बिल्कुल सीधा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, सर वेरी जी अभी आप मैं एक बात एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर आप बोलो चंद्रमा को बोलना जरूरी है। अरे यार, कवि बनना है तो जरूरी है ना, कवि बनना है तो जरूरी है। मैं कवियों के लिए कह रहा हूँ, आर्टिस्ट के लिए कह रहा हूँ, पेंटर्स के लिए कह रहा हूँ, फिल्म मेकर्स के लिए कह रहा हूँ, ड्रामा वालों के लिए कह रहा हूँ, एक्टिंग वालों के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ चंद्रमा जरूरी है। चंद्रमा फीलिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस को प्रेजेंट करना, इमोशंस की अभिव्यक्ति है चंद्रमा। अब फिल्म वाले क्या करते हैं, वो इमोशंस को ही तो प्रकट कर रहे हैं। आप लोगों के इमोशंस को खुद करके दिखा रहे हैं, सोसाइटी के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आप फिल्म को इसलिए नहीं देखते कि फिल्म वाले कुछ अजीबोगरीब कर रहे हैं, ना 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 ना। फिल्में वही हिट होती हैं जब इंसान को लगता है इसकी जगह मैं हूं, जब इंसान हीरो के रूप में खुद को देखता है तो द बेस्ट फिल्म होती है। जब बॉर्डर फिल्म पे सन्नी देओल लेकर के चलता है ना, वो उठा करके वो मिसाइल, बंदे को लगता है मैं ही चल रहा हूं। अगर फिल्मकार ये इमेजिनेशंस आपकी डाल सकता है तो फिल्म हिट हो सकती है। फिल्म हिट होने का और कोई फार्मूला नहीं है। अगर वो आपके इमोशंस को कैप्चर करने में कामयाब होता है डायरेक्टर, तो फिल्म कामयाब है। अगर आपके इमोशंस को कैप्चर करने में वो कामयाब नहीं होता तो फिल्म फ्लॉप है। आप एक फ्लॉप फिल्म देखो, सुपर फ्लॉप फिल्म देखो, और आप एक सुपर हिट फिल्म देखो,
आपको अंतर पता लग सर जाए। जी, नर्सेज एंड डॉक्टर्स का भी मूड खराब होता है ना, नर्सेज डॉक्टर। डॉक्टर का जरूर रहता है और डॉक्टर नर्सिस का मूड खराब कर देते हैं। डॉक्टर्स का खराब क्यों होता है सर? नर्सिस का तो मूड ठीक होता है पर डॉक्टर उनका मूड खराब कर देते हैं। सर डॉक्टर्स का मूड खराब क्यों होता है सर? हैं? डॉक्टर्स का मूड खराब क्यों होता है? विदाउट इमोशंस। इमोशंस रहेंगे तो जुड़ जाएंगे। इतना मरीज नहीं रोएगा जितना उनको रोना पड़ेगा। भाई उसके बाद सब हाय अल्लाह हाय मर गया करते आते ना, अब वो भी रोने लग जाएगा पहली है, तो फिर उसकी इलाज कौन करेगा? तो सर तो फिर ऐसा मेरे चंद्रमा में राहु हो रहा था, अच्छा है ना फिर तो सर। पीड़ित चंद्रमा में और कमजोर चंद्रमा में अंतर है, वो आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। सर हाँ राजीव जी बताइए। सर अभी एक सर ने बताया कि चंद्रमा के साथ राहु है और वो डिग्री देख रहे थे, लेकिन प्रताप सर ने बताया था कि चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु किसी भी तरह के ग्रह युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ग्रह पार्टिसिपेट करते ही नहीं, जब भी ग्रह युद्ध का सिर्फ तभी हम डिग्री देखते हैं, जब ग्रह युद्ध हो ही नहीं रहा तो फिर हमको डिग्री देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैंने कहाँ बताया कि राहु और चंद्रमा की डिग्री देखो? मैं तो यही कह रहा हूँ डिग्री नहीं देखनी। अभी एक सर ने अभी हाँ वही आपने कहा, तो मैं वही कंफर्म हो रहा था कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ये तो ग्रह युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेते। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। ओके सर, ठीक है ना? नहीं मैं कंफर्म होना चाह रहा था बस, सर ने एक बार बताया था मुझे, प्रताप सर ने। हाँ नहीं बिल्कुल प्रताप सर ने बिल्कुल ठीक बताया था। सर अभी आप एक बात बताते बताते छूट गए, जैसे सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो तो क्या पूर्णिमा होगी और क्या होगा? राघव जी सूर्य चंद्रमा आमने सामने होगा तो पूर्णिमा हो जाएगी बस। और सूर्य चंद्रमा साथ होगा तो अमावस्या होगी सर। और सूर्य चंद्र साथ होगा तो अमावस्या हो जाएगी बस, फर्क यही होगी। ये सर हेलो फैक्ट्स बताइए सर। है जी, इफेक्ट क्या होगा अगर आमने सामने हो? अजी फैक्ट राघव साहब, मैं ज्योतिष पढ़ाते समय मजाक करता ही नहीं, मजाक करते हुए भी मजाक नहीं करता जब मैं टेक्निकल बात करता हूँ। आप ये समझ लीजिए, जब सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे तो समझ लेना उसका व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा का है, और साथ होंगे तो समझ लेना अमावस्या का है। ठीक है सर, ठीक है। टेक्निकल मजाक नहीं करूंगा मैं, चिंता मत कीजिए, मजाक करूंगा पर टेक्निकल मजाक नहीं करूंगा। उस सूत्र को नहीं मानूंगा। चलिए आज की क्लास पूरा करते हैं। हाँ जी क्या हुआ? लक्ष्मी जी आज सब भूल गए मेरे चक्कर में, अगली बार लक्ष्मी जी बताऊंगा। हाँ जी बताइए। चंद्रमा का नीच में होना मीन्स वही आप गलत से मतलब उसी से करोगे, नीच में होगा तो भी उसको हम गलती मानेंगे। चंद्रमा नीच का होगा तो बंदा सारा दिन पैसे के चक्कर में घूमता रहेगा बस, उसको सारे समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय पैसा ही दिखाई देता है। ये गर्ग साहब का तो नहीं है कहीं? नहीं मेरी गुड़िया का है सर। अच्छा फिर तो ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।